हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्वरूप पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर हो रहा है। तो एनसीईआरटी का कल आपका क्लास 6 का यानी क्लास 6 का आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका था। और ये आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आपका दूसरा लेसन है, यानी दूसरा अध्याय है आपका विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो ये आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे कि इस लेसन में क्या कहा गया है। ठीक है, कल आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, ये आपका सेकंड लेसन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो देखिए, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियां या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर आपके दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो लेसन का नाम है हमारा विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो है, इसमें कई तरह के लोग कई तरह के कपड़े पहन के यानी पोशाक पहन के आपको दिखाई दिए होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इनके बारे में। तो देखिए हम क्या है और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उनके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आपका हमारे रहने की जगह को भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप संक्षेप में भी निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ लोग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं होती हैं, ठीक है, जो लोगों की मातृभाषाएं होती हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं है हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या ये जान ही नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों हैं। लोग आपस अब से अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए पूर्वाग्रह। और ये पूर्वाग्रह क्या होता है? ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग एक नज़र डालते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। ठीक है, तो उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण व शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाएं। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को देखकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? किन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया, उनकी एक सूची बनाई। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शहरी लोग क्या होते हैं। तो शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण और शहरी लोगों में ये अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखते हैं जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी व सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह दिखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी व कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ठीक है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरफ से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणामस्वरूप जब हम लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है
हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों की धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जैसे कि जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में हमारे बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख भी पहुँचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे होता है। तो समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखिए कि क्या सच्चाई यही है। तो देखिए नीचे दिए गए कथनों को आपको पूरा करना है। ठीक है, कि लड़का किस खेल में निपुण है और लड़की किस खेल में होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखिए लोग तरह तरह की बातें कैसे बोलते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक बनाते हैं, नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक विकलांग है, तो उसको भी देखिए दूसरे लोग क्या कैसे करते हैं। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। यानी जो लड़की है वो इसको लड़कियों के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए क्या उसका दिमाग सही है। तो ये देखिए सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाया होगा। ठीक है, यानी जो ये इनके अंदर की बात, यानी जो अंदरूनी बात होती है, मन की बात होती है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उन्हें जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं वे खास जरूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिखाया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं विचार भी लिख दिए गए हैं। ये बच्चे आपस में जुड़ी रूढ़िबद्ध धाराओं के बारे में क्या कह सकते हैं और क्या क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा करना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ये खास जरूरतों वाले बच्चे वो सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका अगर हम इस कथन को ले कि वो रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़की हो, लड़के बहादुर होते, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है आपका हम लगातार यह सुनते आते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुसार देखते रहते हैं या अनुरूप देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका रूढ़िबद्ध धाराएं बनाना है। रूढ़िबद्ध धाराएं क्या होती है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो वो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को भी कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ आदि लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे नहीं हैं। जो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं होती है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धाराएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इस धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं ऐसे हमें काम करने से रोक देती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया पढ़ती हुई लड़कियों का, यानी ये पढ़ रही हैं। ठीक है, नहीं उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आपका
असमानता और भेदभाव। असमानता और भेदभाव क्या होता है? तो देखिए, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उस उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं देते, तो उसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू और नहीं था। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने पीने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों के पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उसके बाद है आपका, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कारण है कि उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों यानी धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को भी करना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, दलित वह शब्द होता है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव से दलित लोगों को दबाकर रखा गया है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है। उसके बाद है, रूढ़िबद्ध धारणाओं से एवं भेदभाव में क्या अंतर है। धारणाओं और भेदभाव में क्या अंतर है? तो आपके अनुसार किस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है और उसे कैसा महसूस होता होगा, इस पे आपको बताना है। अब देखिए, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 वर्ष के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए, तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई ही नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचना है। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारे मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय का अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे का पर अचानक परिवर्तन हो। उसने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा भावना उन पर हावी हो गई थी। ठीक है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए। हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है उस हम काफ़ी घबराए हुए थे और उसके बाद घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यंत उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए और तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था वो हम महार हैं उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं करना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है, कल्पना करें कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग अपने आप से दूर रहते हों, आपको अछूत मानते हो। अगर आप लोग अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर आपसे दूर हैं और आपको छूने से मना करें और आपको पानी भी ना पीने दें। ठीक है। उसके बाद है आपका समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए क्या संघर्ष था?
तो ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस बराबरी का अनुभव किया था उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। उसके बाद है आपका 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले और भी लोग इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया। कई लोग नेता इस लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसे दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया और उसके बाद जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर पर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता था, उन्हें कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया था। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि देखिए थी कि वह गरीबों और मुख्य धाराओं से अलग थलग पढ़े गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उसके बाद है हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई गई होगी जिसमें क्या है, ये देखिए भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, यानी जो आपका लेसन नंबर 2 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कल आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।